हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है सर्कुलर कन्वोल्यूशन यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम देखेंगे किस तरीके से दो सिग्नल्स का सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड किया जाता है यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर हमें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड करना है तो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमें x1n एंड x2n का सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ym इक्वल्स टू समेशन n गोज 0 टू कैपिटल N-1 x1n x2m-n सबस्क्रिप्ट में कैपिटल N। ठीक है, और ये हमारे पास डबल ब्रैकेट्स क्या शो कर रही हैं, सर्कुलर शिफ्टिंग ऑफ x2n। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या है सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं दो सिग्नल्स का। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें एक मेथड की नीड होती है, जिसके थ्रू हम इस फॉर्मूले को यूज करके सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और वो मेथड है हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड किया जाता है यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, और ये हम समझ रहे होंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमें क्या बोला हुआ है, हमें यहाँ पे दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स x1n एंड x2n गिवन है। x1n में सैंपल्स हैं हमारे पास 1 2 4 3 और x2n में सैंपल्स हैं 2 1 4 1। और यहाँ पे हमें क्या है, इन दोनों का सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड करना है। ये हमारे पास सर्कुलर कन्वोल्यूशन का सिंबल होता है, यानी कि जब हम कैपिटल N को इनसर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिग्नल्स का हमें सर्कुलर कन्वोल्यूशन यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये दोनों एलिजिबल हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड करने के लिए। और वो कैसे देखेंगे, अगर इन दोनों सिग्नल्स में सेम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं तब तो हम इनका सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 4 सैंपल्स हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो हम क्या है इनका सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम फाइंड करेंगे थ्रू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो देखते हैं किस तरीके से अप्लाई होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब स्टेप 1 के अंदर ही हम क्या है दोनों में से किसी भी एक सिग्नल को लेंगे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे x1n को ले लेता हूँ। ठीक है, अब x1n के सैंपल्स को हम क्या है यहाँ पे आउटर सर्कल पे प्लॉट करेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि 1 2 4 3 को x1n के सैंपल्स को हम काउंटर क्लॉकवाइज प्लॉट करेंगे आउटर सर्किल के ऊपर। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, सभी सैंपल्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 4 3 मान लेते हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 1 2 4 3। ठीक है, देख सकते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज हमने प्लॉट किए हैं और सबके बीच में क्या है इक्वल स्पेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 सैंपल्स थे तो हमने 4 कॉर्नर्स पे रख दिए। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी सैंपल्स होते तो सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, x1n के सैंपल्स को आउटर सर्कल पे काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज प्लॉट कर दिया विद इक्वल स्पेसिंग। बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में x2n के सैंपल्स को अब हम प्लॉट करेंगे इनर सर्कल पे, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
आउटर सर्कल के सैंपल्स को हमने प्लॉट किया था काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन इनर सर्कल में सैंपल्स को हम प्लॉट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो x2n के सैंपल्स क्या हैं 2 1 4 1। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, दोनों का जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि x1n और x2n का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होना चाहिए। तो हमारे पास x1n का ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो x2n का भी यही होना चाहिए। तो 2 1 4 1 ये हमने क्या है क्लॉकवाइज यहाँ पे इनर सर्कल में प्लॉट कर दिए। ठीक है, तो स्टेप 1 डन और स्टेप 2 भी डन। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में कुछ नहीं करना, बस हमें क्या है ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यानी कि सेम पॉइंट पे एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 into 1 will be 2 प्लस 1 into 2 will be 2 प्लस 4 into 4 will be 16 plus 1 into 3 will be 3. So 2 plus 2 4, 4 plus 16 20, 20 plus 3 will be 23. ठीक है, अब ये जो हमारे पास 23 आया है ये क्या आया है, दोनों सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन के बाद जो हमारे पास सिग्नल जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमारे केस में ym है तो उसका फर्स्ट सैंपल हमारे पास आया है यानी कि y0 की वैल्यू हमारे पास आई है 23। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स को समझ लिया जिसके थ्रू हम क्या है फर्स्ट सैंपल निकाल पाए दोनों सिग्नल से जो कन्वोल्यूशन हो रहा था उससे जो सिग्नल जनरेट हो रहा था उसका। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, आउटर सर्कल के सैंपल्स को तो सेम स्टेप 3 की तरह ही प्लॉट कर देंगे यानी कि 1 2 4 3 सेम ऊपर वाले सर्कल की तरह है, लेकिन जो हमारे पास इनर सर्कल में सैंपल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या है एक सैंपल से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो इनको अगर हमने एक सैंपल से रोटेट किया है तो 2 अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो 2 1 4 1 इस तरीके से हमने इनको एक सैंपल से रोटेट कर दिया काउंटर क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 को रिपीट करेंगे। स्टेप 3 को रिपीट करने का मतलब है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 1 into 1 will be 1 प्लस 2 into 2 will be 4 प्लस 4 into 1 will be 4 प्लस 4 into 3 will be 12. So 1 plus 4 5, 5 plus 4 9, 9 plus 12 will be 21. अब ये 21 हमारे पास क्या आया, सेकेंड सैंपल आया दोनों सिग्नल्स के कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल का यानी कि ym का सेकेंड सैंपल। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y1 से। ठीक है, तो स्टेप 4 भी डन। अब स्टेप 5। स्टेप 5 क्या कहती है, स्टेप 4 को रिपीट करो कब तक, जब तक कि हमारे पास दोनों सिग्नल्स के फर्स्ट सैंपल एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें यानी कि मीट ना करें, दोनों सेम पॉइंट पे जब तक ना आ जाएं। यानी कि 1 तो हमें पता है यहीं रहने वाला है, क्यों? क्योंकि हम इनर सर्कल को रोटेट करने वाले हैं। तो हमारे पास जब ये 1 यानी कि फर्स्ट सैंपल ऑफ x1 मीट नहीं करता 2 के साथ यानी कि 2 जब तक यहाँ नहीं आ जाता इसके बराबर में, तब तक हम क्या है यहाँ पे इनर सर्कल को एक सैंपल से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारे पास होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से एक सैंपल से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा रोटेट हो जाएगा 2 1 4 1। ठीक है, यानी कि 2 1 4 1। 2 अब यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया इसमें। ठीक है, तो अब हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4 into 1 will be 4 प्लस 2 into 1 will be 2 प्लस 4 into 2 will be 8 प्लस 3 into 1 will be 3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगा y2 यानी कि थर्ड सैंपल ऑफ ym। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद आता है 17। ठीक है, उसके बाद एक और बार रोटेट करेंगे इसको काउंटर क्लॉकवाइज एक सैंपल से, तो क्या होगा 2 1 4 1। ठीक है, सारे सैंपल्स रोटेट हो रहे हैं। तो हमारे पास y3 यानी कि फोर्थ सैंपल क्या आएगा ym का, 1 into 1 will be 1 प्लस 4 into 2 will be 8 प्लस 4 into 1 will be 4 प्लस 3 into 2 will be 6। तो 1 plus 8 9, 9 plus 4 13, 13 plus 6 will be 19। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ सैंपल ym का। अब उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो
2 को हमें एक और सैंपल से रोटेट करना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे रोटेट करेंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि दोनों के फर्स्ट सैंपल अब मीट कर जाएंगे, तो हमें प्रोसेसिंग यहीं रोक देनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, खाली हमें यहाँ तक ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, उसके बाद ये दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो वैसे भी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें YM निकालना था। ठीक है, YM हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 0 to n-1। M एग्जिस्ट करता है 0 to n-1। n क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 है n की वैल्यू, तो 0 to 3, यानी कि हमें निकालना है y0 to y3, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो YM हमारे पास क्या आ गया, ये 4 सैंपल्स 23, 21, 17, 19। तो इस तरीके से हमने x1n और x2n का सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड कर लिया यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ठीक है, मेन हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप में हम 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और x1n के सैंपल्स को प्लॉट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद इक्वल स्पेसिंग। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, x2n के सैंपल्स को प्लॉट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट एज दैट ऑफ x1n। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करते हैं, जिससे हमें YM का फर्स्ट सैंपल मिलता है। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंपल्स हैं इनर सर्कल के, उनको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज विद 1 सैंपल। ठीक है, उसके बाद दोबारा थर्ड स्टेप को रिपीट करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 को रिपीट करते हैं जब तक कि दोनों सिग्नल्स के फर्स्ट सैंपल एक दूसरे को ओवरलैप ना कर जाए, और इसी के थ्रू हमें क्या है, हमारा कंप्लीट सिग्नल YM मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक होमवर्क प्रॉब्लम भी है जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 सिग्नल्स x1n एंड x2n गिवन है। x1n में सैंपल्स हैं 1 6 8 4, और hn में हमारे पास सैंपल्स हैं 2 5 9 3। आपको फाइंड करना है कि इन दोनों का सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या होता है, वो आप फाइंड करोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड के थ्रू, और इसका आंसर आप मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।